हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। तो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नीट टारगेट बेस का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर अपन मेजरमेंट एंड एरर ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अपन ने पिछले लेक्चर पर कंप्लीट कर दिया था। तो आज अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे जो प्रॉब्लम्स है वो अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या करें कि आपके पास है दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं। R1 इक्वल टू कितना देगा 10.5 प्लस माइनस 0.2 ओम, और R2 कितना दे रखा आपको 5.5 प्लस माइनस 0.3 ओम। अब आपको बोला जाए कि दोनों रेजिस्टेंसेस को आपने सीरीज में जोड़ दिया, श्रेणीक्रम में जोड़ दिया। तो श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध तथा आपको R नेट में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों रेजिस्टेंस को एक दूसरे के सीरीज में कंबाइन करना है। तो देखिए, ध्यान से देखो, जैसे मतलब ये तो आपके पास रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, इसको अपन बोल देंगे R1, इसको अपन बोल देंगे R2। तो यहां से आपके पास R बराबर कितना देगा बताओ, R1 प्लस क्या देगा R2, ठीक है ना। और यहां से आपके पास R1 प्लस R2, तो R1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो मान है वो कितना देगा आपके पास 10.5, और R2 कितना देगा आपके पास 5.5। तो R1 को अपन क्या बोलेंगे भाई 10.5, और प्लस R2 कितना देगा आपके पास 5.5। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास बताओ 16 ओम। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 16.0 ओम बोल देंगे इसको अपन। तो ये आपके पास बन जाएगा 16.0 ओम, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पे x इक्वल टू a प्लस बी वैसा बन रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा आर बराबर डेल्टा R1 प्लस क्या देगा आपके पास डेल्टा R2। तो ध्यान से देखना, देखो डेल्टा R1 क्या देगी बताओ, R1 में त्रुटि, और डेल्टा R2 क्या हो जाएगी R2 में त्रुटि। तो R1 में त्रुटि कितनी हो जाएगी बताओ 0.2 ओम, और इसके अंदर त्रुटि कितनी हो जाएगी आपके पास है 0.3 ओम। तो 0.2 और 0.3 इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे तो ये आपके पास है कितना देगा 0.5 ओम आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो बच्चों, अगर आपको R लिखना है तो R बराबर कितना होता है R, तो R की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास बताओ 16.0। इसके बाद में प्लस माइनस एरर है वो कितना देगा आपके पास है 0.5 ओम की। तो 16.0 प्लस माइनस 0.5 ओम, ये तो आपके पास है रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब आपको रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज त्रुटि भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज एरर पीई लिख देते हैं इसको अपन, परसेंटेज एरर। तो बराबर कितना होता है आपके पास है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो यहां से आपके पास डेल्टा आर तो कितना देगा बताओ 0.5 अपॉन आर कितना देगा आपके पास 16.0 इंटू 100। तो चलो इसको अपन करते हैं, सोल्व करते हैं। तो कितना देगा आपके पास बताओ 50 अपॉन 16, तो आंसर आपके पास है कितना देगा 3.12, 3.12% आ जाएगा अभी। ये आपके पास में परसेंटेज एरर आ गई बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ध्यान से क्या करें, आपके पास है कोई भी एक चीज है, उसका द्रव्यमान आपको दे रखा है, इसका आयतन आपको दे रखा है। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है 10.5 प्लस माइनस 0.5 kg, और आयतन आपको दे रखा है 2.1 प्लस माइनस 10.2 मीटर क्यूब। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसका घनत्व पता करना है, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है आपके पास m/v। तो मास कितना दे रखा है आपको बताओ मास, तो मास की वैल्यू कौन सी हो जाएगी बताओ 10.5, और वॉल्यूम कितना देगा आपके पास 2.1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी 10.5 अपॉन कितना देगा आपके पास 2.1। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो कितना देगा आपके पास बताओ 5.0 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो आपके पास रो आ गया। इसके बाद में यहां से आपके पास x इक्वल टू a अपॉन b वाली टर्म बन रही है। तो इस स्थिति में आपको जो क्या करना है अभी, रो के अंदर जो सापेक्ष त्रुटि है वो m और v में दोनों में सापेक्ष त्रुटि के योग के बराबर हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा रो बाई रो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास बताओ डेल्टा m/m, और प्लस क्या देगा आपके पास डेल्टा v/, तो यहां से आपके पास डेल्टा रो
बाय रो, रो कितना देगा आपके पास है 5, डेल्टा एम कितना दे रखा आपको बताओ 0.5, अपॉन कितना देगा आपके पास है 10.5, डेल्टा वी कितना दे रखा आपको 0.2 और अपॉन वी कितना दे रखा आपको बताओ 2.1। तो यहां से इन दोनों को अपन सोल्व कर देते हैं, तो कितना आता है देवदान से, कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, ठीक है ना, आपको नहीं करनी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन, ये मैं ही कर सकता हूं केवल। तो ये आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाई 10.5, तो ये आपके पास होता है 0.047, तो इसको अपन बोलेंगे 0.047, ठीक है ना, इसको 48 ही लिख दो, लगभग 48 आता है ये, और प्लस ये कितना देगा आपके पास 0.2 डिवाइडेड बाई 2.1, तो ये होता है 0.095, 0.095। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, तो बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, इसको अपन बोलेंगे 0.048 प्लस 0.095, तो 0.143, 0.143। तो ये तो आपके पास डेल्टा रो बाई 5 आ गया। तो यहां से अगर अपन डेल्टा रो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा रो, तो 5 उधर की तरफ चला जाएगा, तो 5 इंटू 0.143, तो करते हैं सोल्व। तो इसके बाद इसको अपन इंटू कर देंगे किससे, 5 से, तो 0.715 आ गया भाई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास 0.715 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी भाई, यहां पे 1 की अपन राउंडिंग ऑफ कर देंगे, तो इसको अपन ऑलमोस्ट क्या लिख देंगे 0.7 ही लिख देंगे। तो यहां से आपके पास रो बराबर भाई डेंसिटी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 5.0, इसके बाद प्लस माइनस ये आपके पास है 0.7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये बच्चों ये आपके पास डेंसिटी की वैल्यू आ चुकी है। तो एक बार इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अपन जानते हैं रो इक्वल टू क्या होता है, m बाई वी। तो m कितना दे देगा 10.5 अपॉन 2.1 इक्वल टू कितना देगा 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू डेल्टा m बाई एम प्लस डेल्टा v बाई वी। तो डेल्टा रो अपने को मालूम करना है, रो अपने पास आ चुका है, डेल्टा m 0.5, डेल्टा v कितना देगा 0.2, m और v की वैल्यू भी यहां से अपन पुट कर देंगे। तो इसको सोल्व करने से ये, इसको सोल्व करने से ये आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ गया। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसकी अपन राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दशमलव के बाद में केवल एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद में एक अंक है, इसमें भी अपने दशमलव के बाद में एक ही अंक लिखा है। तो यहां पर आपके पास जो एरर है उसमें भी दशमलव के बाद में एक ही अंक होना चाहिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो ये अपने पास 0.715 आ गया। तो 1 का आपको राउंडिंग ऑफ करना है, तो 1 तो वैसे 5 से छोटा है, इसको डायरेक्टली अपन हटा देंगे, तो 0.7 रख देंगे इसको अपन। तो रो बराबर कितना देगा 5.0 प्लस माइनस 0.7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान काम हो गया अपना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा आप क्या करें भाई। ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो नीट के अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा गया, सबसे ज्यादा बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन एरर में से। तो क्या कह रहा है अभी, एक्स इक्वल टू क्या देगा आपके पास है a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी। ए बी सी और डी में प्रतिशत त्रुटियां क्रम से 0.5, 1, 1.5 और 2 है। तो एक्स में आपको प्रतिशत त्रुटि याद करनी है। तो ये तो आपके पास है पावर्स वाली त्रुटि होगी। तो चलो करते हैं इसको अपन। तो क्या बनता है देवदान से, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स। भाई ये आपके पास है डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, इसकी पावर कितना देगी आपके पास है 2, तो ये आपके पास है 2 डेल्टा ए बाई ए। बी की पावर कितना देगी आपके पास है 3, तो 3 डेल्टा बी बाई बी। और इसके बाद में प्लस सी की पावर कितना देगी आपके पास 1, तो इसको अपन बोल देंगे डेल्टा सी बाई सी। और डी की पावर कितना देगी भी 1/2, क्योंकि रूट है, तो प्लस क्या देगा आपके पास बताओ 1/2। और इसके बाद में डेल्टा डी बाई डी, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास रिलेटिव एरर आ गई। और अगर इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स परसेंटेज बराबर, इसको अपन लिख देंगे 2 डेल्टा ए परसेंटेज प्लस
3 डेल्टा बी परसेंटेज प्लस क्या देगा आपके पास डेल्टा सी परसेंटेज और प्लस क्या देगा आपके पास 1/2 डेल्टा डी परसेंटेज। ठीक है ना, तो बराबर, तो 2 का 2 डेल्टा ए परसेंटेज कितना दे रहा आपको 0.5 और प्लस 3 डेल्टा बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई 1, इसके बाद में प्लस डेल्टा सी परसेंटेज कितना देगा आपके पास 1.5 और प्लस 1/2। आपके पास जो डेल्टा डी परसेंटेज है वो कितना देगा भी 2%। तो चलो इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये कितना देगा 1 प्लस कितना देगा आपके पास 3 प्लस 1.5 और प्लस कितना देगा आपके पास 1 हो देगा। तो एक और एक कितना देगा 2, 3 2 5 6, तो 6.5%, तो 6.5%। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्ट देख सकते हैं भी डेल्टा एक्स बराबर कितना होता है 2 डेल्टा ए प्लस 3 डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी प्लस 1/2 डेल्टा डी। ठीक है ना, मतलब इनकी जो पावर्स होती है उन पावर्स को आपको आगे लेके आना है बच्चों, और कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान सा काम है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं। देखो इसके बाद में अपनी जो स्टेज सेकंड है इसका एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता हूं। स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो स्टेज सेकंड क्वेश्चन नंबर 23, और अगर अपन बात करते हैं पेज नंबर, तो पेज नंबर आपके पास 21 हो देगा। इस पे ये वाला क्वेश्चन देखो क्या करे क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक बार अपन क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से क्या करे। किसी सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल t = 2 पाई रूट ऑफ L/g दे रखा है। तो ये तो किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, अपन जानते ही हैं। तो L का मापित मान है वो कितना देगा 20 सेंटीमीटर, और इसकी यथार्थता यानी 1 mm दे रखी है, यानी ये इसके अंदर अपने को क्या दे रखी है, एरर दे रखी है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। देखो मेरी एक बात, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी या यथार्थता दे दे या आपको लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक दे दे, तो वो जो अल्पतमांक होती है ना वही आपके पास में एरर होती है। तो यहां पर आपको यथार्थता कितनी दे रखी है 1 mm, तो ये इसकी एरर हो जाएगी। 1 सेकंड विभेदन क्षमता वाली घड़ी, तो ये 1 सेकंड क्या हो जाएगी बच्चों, फिर से एरर हो जाएगी, यानी ये इसकी लिस्ट काउंट है, यानी इसकी अल्पतमांक है। घड़ी द्वारा 100 दोलनों का आवर्तकाल 90 सेकंड पाया जाता है, तो जी की गणना में त्रुटि क्या होगी। तो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं। जो एल है क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा भी, एक तो आपको दे रखा है एल, यहां पे लिख देता हूं मैं एल बराबर कितना दे रखा है 20.0 सेंटीमीटर, और डेल्टा एल है ये कितना दे रखा आपको बताओ 1 mm, और इसके बाद टाइम, टोटल टाइम आपको दे रखा है, टोटल टाइम कितना दे रखा आपको 90 सेकेंड, और जो टाइम के अंदर एरर है डेल्टा टी वो कितना देगी आपके पास 1 सेकेंड। तो आपको ध्यान से देखना, देखो डेल्टा जी परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है अभी। ठीक है ना, तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन जाने कि टी बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई, टी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास 2 पाई रूट ऑफ L/g। अब यहां पर आपके पास ये जो टी है वो तो क्या देगा भी टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो गया। ठीक है ना, बट यहां पर तो आपने ना कुल मिलाकर ये कितने 100 ऑसिलेशंस का समय आपने मेजर किया है, यानी 100 दोलनों का समय आपने मापा कितना 90 सेकेंड। ठीक है ना, तो आपने जो टोटल टाइम मेजर किया है उसको अगर आप दोलनों के समय n से डिवाइड कर दोगे ना तो आपको आवर्तकाल की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। जैसे मान के देखा आपने कुल टाइम आपने मेजर किया कितना 90 सेकेंड, और कुल दोलनों की संख्या कितनी आपके पास 100 है, तो 90 को 100 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक दोलन का समय आ जाएगा। ठीक है ना, तो टी को अपन ये लिख सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ से इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का कितना देगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी बराबर क्या देगा आपके पास टी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहां से आपके पास है जी, तो जी को अपन क्या लिख सकते हैं अभी जी को, तो जी बराबर ये आपके पास हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर
एल एन स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास है टी स्क्वायर। इसके बाद में आपको जी के अंदर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है भाई, कांस्टेंट क्या क्या कांस्टेंट है। देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो 4 पाई स्क्वायर आपके पास में कांस्टेंट हो गया। एन क्या भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, तो ये भी कांस्टेंट है, इसके अंदर भी कोई एरर नहीं हो सकती। भाई आपने 100 दोलन का समय मेजर किया है, तो 100 में तो कोई एरर नहीं होगी। तो यहां से आपके पास है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो इसको आप लिख सकते हैं जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी बाई जी बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस टाइम की पावर कितनी है 2, तो प्लस कितना देगा 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, और इधर भी अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कोई ये मत पूछना कि सर यहाँ पे इसकी जो पावर है वो टी स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 बन जाएगा, तो यहाँ पे -2 आना चाहिए, माइनस का साइन आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, एरर के अंदर हमेशा प्लस का साइन ही आता है। याद करो मैंने आपको गुणा और भाग के कारण जो त्रुटि बताई थी उसमें मैंने बताया था कि गुणा हो चाहे भाग हो, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आता है। तो चलो अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे डेल्टा जी परसेंटेज बराबर, इसके बाद है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितना देर का आपके पास मतलब 1 mm, तो ये आपके पास 1 mm 1 लिख दो, ठीक है ना। और एल कितना देर का 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर, ऊपर भी mm तो नीचे अपन कर देंगे 200 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। कितने mm होते हैं 10 mm, तो 20 में कितना देंगे 200। इसके बाद में प्लस का 2 डेल्टा टी, तो यहां पर आपके पास है जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाएगा बच्चों 1, और टोटल आपके पास है जो टाइम है वो कितना देर का आपको 90 देर का है। और इसके बाद इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको अपन सोल्व करते हैं। तो क्या बनता है देखो ध्यान से, बराबर, तो बराबर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 100 से इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ गया। तो 1/2 कितना देगा आपके पास है 0.5 प्लस, और इसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं तो ध्यान से 1 0 से 1 0 को काट देंगे, तो ये कितना देगा आपके पास में बताओ 10 × 2 कितना देगा 20, तो 20/9। तो चलो कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 20/9 कितना था 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसके बाद में 2 0 तो पॉइंट आ गया, और इसके बाद में 9 दूनी 18 2.2 आ गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे 2.2, तो 2.2 प्लस 0.5 ये आपके पास है 2.7%। ये तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। अब चलो अपन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है 2%, 4%, 3%, 5%। तो यहां पर इसके नजदीक आंसर कौन सा मैच कर रहा है 3%, तो अपन इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है उसको अपन क्या कर देंगे टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इसका 3rd ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे थे उधर से, स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूं मैं आपको। स्टेज 3 का ये तो अपनी रफ कैलकुलेशन थी। स्टेज 3 क्वेश्चन नंबर 13 और पेज नंबर 23। क्या कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे रखा कि एन का मान दे रखा एन बराबर क्या देगा आपके पास 2WGL अपॉन पाई आर की पावर 4 इंटू कितना देगा आपके पास है थीटा। तो आपको बोला जा रहा है कि एन का मान सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, तब किस राशि को सबसे अधिक शुद्धता से मापना चाहिए। तो बात सुनना भी, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ इस बात का। देखो ये अपने पास एन का इक्वेशन दे रखा है, तो एन के अंदर जो एरर है वो किसकी वजह से आ सकती है देवदान से, डब्ल्यू में एरर आ सकती है, जी के मापन में एरर आ सकती है, एल में आ सकती है, आर में आ सकती है, थीटा में आ सकती है। ये 2 और पाई ये तो दोनों आपके पास कांस्टेंट बन जाएंगे। तो चलो अपन लिख सकते हैं एन में एरर, तो डेल्टा एन परसेंटेज बराबर कितना देगा आपके पास डब्ल्यू की पावर कितना देगी 1, तो डेल्टा डब्ल्यू परसेंटेज प्लस जी की पावर भी कितना देगी आपके पास 1, तो ये आपके पास है डेल्टा जी परसेंटेज।
एल की पावर भी 1 है तो इसको अपन बोलेंगे डेल्टा एल परसेंटेज। इसके बाद आर की पावर कितना देगी 4, तो इसको अपन बोलेंगे 4 डेल्टा आर परसेंटेज, प्लस थीटा की पावर भी कितनी है 1 है तो डेल्टा थीटा परसेंटेज हो गया। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अगर डब्ल्यू के अंदर 1% एरर आती है तो एन के अंदर भी 1% एरर, जी में 1% तो एन में भी 1%, एल में 1% तो एन में भी 1%, थीटा में 1% तो एन में भी 1% एरर आती है। बट अगर आपने आर के अंदर 1% की एरर कर दी है तो इस स्थिति में एन के अंदर 4% की एरर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4% की, क्योंकि यहां पर आपके पास है क्या अभी 4 डेल्टा आर है, ठीक है ना। तो अगर आपने डब्ल्यू जी और थीटा, डब्ल्यू जी एल और थीटा इनके मापन में अगर आपने 1% की एरर कर दी तो इस स्थिति में एन के मापन में भी 1% की एरर आएगी। बट यदि आपने आर के मापन में 1% की एरर कर दी तो इस स्थिति में जो एरर है वो 4% पे जाएगी। कितने पे जाएगी 4% पे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो एरर है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है आर। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सावधानी से किसका मापन करना चाहिए अपने को बताओ, आर का मापन। तो आर है ना, इसका मापन, आर का जो मापन है वो सबसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, ये चीज होगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से। ये दोनों क्वेश्चन बड़े शानदार क्वेश्चन थे। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन टिक भी करवाए थे और आपने ट्राई भी कर लिए होंगे। मैं जिस दिन आपके क्वेश्चन टिक करवाता हूं उसी दिन आप क्वेश्चन सोल्व कर ले भाई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। स्टेज 3 क्वेश्चन नंबर 19 और पेज नंबर कितना है 24। तो चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं देवदान से। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक भौतिक राशि पाई एम इक्वल टू कितना देगा आपके पास में पाई टेन थीटा। तो एम इक्वल टू कितना देगा आपके पास में पाई टेन थीटा के मापन में प्रतिशत त्रुटि न्यूनतम होगी जब थीटा का मान होगा, और माना कि थीटा में जो त्रुटि है वो क्या भाई कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखना, देखो आपको एम के मापन में जो त्रुटि है प्रतिशत त्रुटि वो आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से अपने जोड़ और बाकी के कारण त्रुटि निकाली थी, अपने गुणा और भाग के कारण त्रुटि निकाली थी, अपने घात के कारण त्रुटि निकाली थी, बट यहाँ पे तो कोई और ही चीज आ गई। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपन करते हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो अवकलन से अपन त्रुटि निकालते हैं, याद रखना, ठीक है ना। किससे निकालेंगे, अवकलन से। तो देखते हैं अपन देवदान से। ये आपके पास m आ गया, इसके बाद इसका अवकलन कर देते हैं दोनों तरफ से, तो dm बराबर पाई का तो क्या देगा आपके पास है पाई, और ये आपके पास है टेन थीटा। तो टेन थीटा का अवकलन क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, m में प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो m के मापन में प्रतिशत त्रुटि, तो ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा एम परसेंटेज बराबर बराबर क्या देगा आपके पास डीएम बाई एम इंटू 100। तो यहां से आपके पास डीएम कितना देगा पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना, और अपॉन एम कितना देगा आपके पास पाई टेन थीटा इंटू क्या देगा आपके पास 100। तो यहां पे अपन पाई से अपन क्या करते हैं, पाई को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा डेल्टा एम परसेंटेज बराबर, इसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अपन जानते हैं कि सेक थीटा किसका इनवर्स होता है बताओ, कोस का इनवर्स। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू कितना देगा आपके पास डी थीटा इंटू 100।
अब यहां पे आपके पास जो एक cos थीटा, इसको cos थीटा से अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ? इसको अपन लिख सकते हैं अपॉन में साइन थीटा इंटू cos थीटा, इसको ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां पर आपके पास है जो 2 sin थीटा cos थीटा, इसको अपन लिख देंगे sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो ऊपर आपके पास 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास d थीटा इंटू आपके पास 100 आ गया। अब यहां पे ध्यान से देखना, देखो 2 तो कांस्टेंट है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि थीटा के अंदर जो एरर है, त्रुटि है, वो क्या भी नियत है, तो d थीटा भी आपके पास कांस्टेंट हो गया और 100 भी आपके पास कांस्टेंट है। अब आपको यहां पर जो डेल्टा m परसेंटेज है वो बच्चों वो क्या चाहिए? मिनिमम, ये आपके मिनिमम चाहिए। तो इसके लिए आपको जो sin 2 थीटा है, इस sin 2 थीटा को आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। तो sin 2 थीटा को आपको मैक्सिमम करना है, तो कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखना, देखो भाई sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। sin थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1। और वो कब होता है? जब थीटा कितना होता है? 90 होता है। तो यहाँ पर 2 थीटा को अपन 90 पुट कर देंगे, तो यहां से आपके पास जो 2 थीटा है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 90। तो यहां से आपके पास थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आपको 45 डिग्री दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ना, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो अपन ने एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है वो अपन ने सोल्व कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवाए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद में और कोई कौन सा क्वेश्चन जो मेरे को लगता है सोल्व करवाना चाहिए अपने को? और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने आपको सोल्व करवाई रखे हैं वैसे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था ये मतलब थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, तो ये मैंने आपको करवा दिया। बाकी बच्चों ध्यान से देखना, देखो अपन मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन टिक करवा रखे हैं वो क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर दो, क्योंकि 1-2 दिन बाद में अपन मॉड्यूल है वो डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवा रखे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बाकायदा बोर्ड पे सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। ओके चलो, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर, मतलब सदिश वाला चैप्टर अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेक्टर, तो वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं सदिश। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि भौतिक राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सके। और उसके बाद मैंने आपको बताया था दिशात्मक गुण के आधार पर जो भौतिक राशियां होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? अदिश, और दूसरी क्या होती है? सदिश। अदिश राशियां वो होती है जिनके पास में केवल और केवल परिमाण होता है, इनके पास में दिशा नहीं होती। और सदिश राशियां वो होती है जिनके पास में परिमाण होता है, दिशा भी होती है, और साथ साथ में ये सदिश बीजगणित के नियमों का पालन भी करती है। तो किसी भी भौतिक राशि को सदिश करने के लिए उसके पास में 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, परिमाण होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए, सदिश बीजगणित के नियमों का पालन भी करनी चाहिए। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा है, इसके पास में परिमाण होता है, दिशा भी होती है, बट सदिश बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती। इस कारण से इलेक्ट्रिक करंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। ये वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। अपना जो फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर अपन यूनिट्स और डायमेंशन से स्टार्ट किया था, उसके अंदर ये बातें मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है।
ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से देखना, देखो अपन इस चैप्टर के अंदर किसको डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में अपना फोकस रहेगा किस पे, सदिश पे। तो सदिश को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है सदिश, क्या होता है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कोई भी सदिश है उसको निरूपित किस प्रकार से करते हैं, सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान से देखना, देखो कोई भी सदिश होता है उसके पास में एक तो परिमाण होता है, एक क्या होती है उसके पास में दिशा होती है। जैसे मान के चलिएगा आपके पास में कोई भी भौतिक राशि ए, ठीक है ना, इस ए के ऊपर अपन क्या कहते हैं, इस प्रकार से वेक्टर लगा देते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं ए सदिश, ठीक है ना। तो ये आपके पास है ए वेक्टर बराबर। सदिश के पास में एक तो क्या होता है परिमाण होता है, एक क्या होती है दिशा होती है। तो परिमाण और दिशा को अपन किस प्रकार से लिखते हैं देवदान से, ये ए वेक्टर लगा के इसका मॉड्यूलस कर दो, तो ये तो क्या देगा, इसका परिमाण हो जाएगा। और इसकी दिशा बताने के लिए अपन लगा देते हैं ए केप लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ए केप, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं ए सदिश का परिमाण। परिमाण मतलब इसकी मात्रा हो जाएगी भी, ठीक है ना। जैसे 10 न्यूटन का अपन फोर्स लगा रहे हैं एक्स एक्स के अनुदिश, तो यहाँ पे जो 10 न्यूटन है वो क्या हो जाएगा, फोर्स का परिमाण हो जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे परिमाण बोल देंगे। इसके बाद यहां पर ये आपके पास है ए केफ, तो ए केफ क्या देगी आपके पास है ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश, यह हो जाएगा ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश। अब ये एकांक सदिश अपन क्यों काम में लेते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए एकांक सदिश ही काम में लिया जाता है। क्यों, एक चीज बताता हूं, ये जो ए सदिश का परिमाण इसमें मॉड्यूलस अगर नहीं लगाते हो तो सिंपल इसको ए लिख दो, तो ए लिख दिया ना, तो ये भी क्या बनता है, ये भी आपके पास ए सदिश का परिमाण ही बनता है। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, बराबर क्या देखा आपके पास ए केफ, ये भी चलता भी, ठीक है ना। ये वेक्टर और मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब ध्यान से देखना, देखो जैसे मतलब आपके पास जो फोर्स है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है 10 न्यूटन, ठीक है। और इसके बाद में इसको आपको एक केप से मल्टीप्लाई करना, तो एक केप कैसा होना चाहिए, एकांक सदिश होना चाहिए, क्योंकि 10 को अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 ही रहेगा। आपको एक ऐसा सदिश लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर उसका परिमाण है वो चेंज नहीं हो। अगर आपका एक केप है, इसका परिमाण कितना हो गया, 2 हो गया, तो 10 × 2 तो 20 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में आपने तो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया, आपने तो उसका परिमाण ही चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन क्या काम में लेते हैं, एकांक सदिश काम में लेते हैं। तो याद रखना, डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा एकांक सदिश काम में लेते हैं, और एकांक सदिश पर हमेशा क्या लगी होती है, केप लगी होती है। तो केप किसके बारे में बताती है, एकांक सदिश के बारे में बताती है भी, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, एक तो ये तो इसका मैथमेटिकल तरीका हो गया, और फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं ए केप की, तो यहां से आपके पास ए केप बराबर क्या होता है, ए केप बराबर ए वेक्टर अपन क्या देगा आपके पास, ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया। कोई भी वेक्टर होता है इसको अपन लिखना जानते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट है, इसका वाई कंपोनेंट, और इसका जेड कंपोनेंट के केप। भाई आपने 11th और 12th के अंदर बहुत बार लिखा होगा कि जैसे कोई भी वेक्टर वो 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, तो यहाँ पे 2 तो क्या हो जाएगा इसका x कंपोनेंट, 3 क्या हो जाएगा इसका y कंपोनेंट, और 4 क्या हो जाएगा इसका z कंपोनेंट हो जाएगा। इसका जो x कंपोनेंट होता है उसके साथ में i केफ, y कंपोनेंट के साथ में j केफ, और z कंपोनेंट के साथ में अपन k केफ लगाते हैं। ये कोई नई बातें नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। और ये आपके पास में जो a हो गया, इसका परिमाण कैसे निकालते हैं ये भी आपको मालूम होगा। परिमाण निकालने के लिए हमेशा एक ही तरीका आपको फॉलो करना है, ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर का अपन क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट तीनों का अपन स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद में रूट कर देंगे ना, तो इसका परिमाण आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से अपन ए वेक्टर निकालते हैं। तो ए वेक्टर निकालने का तरीका आपके पास में ये होता है, ठीक है ना। तो ये वाली बातें आपके अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। एक एक जो बात मैं आपको बताता हूँ वो बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना।
बच्चों ध्यान से देखना, देखो नीट के अगर अपन पुराने पेपर्स उठा के देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि नीट का जो पेपर आता है वो बहुत ही आसान पेपर आता है, बेसिक पेपर आता है। इसके अंदर ऐसे नहीं कि फिजिक्स का बहुत हाई लेवल की फिजिक्स पूछी जाती है। आप 45 में से एक सिंगल क्वेश्चन आप ऐसा नहीं बता सकते जो बहुत हाई लेवल का हो। एक्चुअली अपन जो पढ़ते हैं वो अपन नीट के पेपर से भी ज्यादा लेवल का अपन पढ़ के चलते हैं। तो अपने को ज्यादा लेवल का पढ़ना है, बहुत ज्यादा लेवल का, बहुत ज्यादा हाई लेवल का अपने को पोर्शन कवर नहीं करना है। तो आपको जितनी बातें बताई जाती है उन बातों को आप अच्छे से तैयार करें, उन पे आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं वो बिल्कुल आपके शार्प होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अपन देखते हैं। तो ये आपके पास एक आ गया। इसके बाद किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, तीर भी लगाते हैं। ये भी अपन ने कई बार लगाया। तो एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं अपन। जैसे मतलब ये आपके पास एरो हो गया, तो इस एरो का ये तो क्या देगा आपके पास है टेल। इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे इसकी पूंछ, ठीक है ना। और इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे इसका सिर, मतलब हेड। पूंछ मतलब इसकी टेल। तो इसके बाद में देखो यहां से लेकर के यहां तक ये जो इस वेक्टर की लंबाई है, तो बच्चों लंबाई है वो किसके बारे में बताती है, लंबाई हमेशा अपने को बताती है परिमाण के बारे में। लंबाई बताती है परिमाण के बारे में। और इसका जो हेड होता है, सिर होता है, वो अपने को किसके बारे में बताता है, वो अपने को बताता है दिशा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, दिशा के बारे में। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एरो को काम में लेते हैं। तो एरो का जो हेड होता है वो किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। और इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो किसको बताती है, परिमाण को बताती है। ठीक है ना। यानी किसी भी वेक्टर की लंबाई अगर कम है तो परिमाण कम होगा, लंबाई अगर ज्यादा तो उसका परिमाण ज्यादा होगा। और किसी भी सदिश को अगर आपने इस प्रकार से यूं पकड़ करके अगर आपने इसको इस प्रकार से यूं घुमा दिया, तो इस स्थिति में इसकी लंबाई तो कांस्टेंट है, यानी इसका परिमाण तो एज इट इज है, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो किसी भी सदिश को रोटेट करवाने से, किसी भी सदिश को अगर अपन रोटेट करवाते हैं तो इस स्थिति में इसका मैग्नीट्यूड तो एज इट इज रहता है, केवल इसकी जो डायरेक्शन है वही क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है ना। और अगर किसी भी सदिश को अपन इस प्रकार से यूं पकड़ करके पूरे स्पेस में यहां से मान के चलेगा मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, कहीं पर भी रख दूं, यानी इसके दौरान न तो इसका परिमाण में चेंज करवा रहा हूं और न इसकी मैं डायरेक्शन चेंज करवा रहा हूं। ठीक है ना। तो ये सदिश अपरिवर्तित रहता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं सदिशों के प्रकार। तो वेक्टर्स है उनको अपन क्लासिफाई करते हैं कौन कौन से प्रकार के सदिश होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट, एक होता है बच्चों आपके पास में ध्रुवीय सदिश। जो ध्रुवीय सदिश होते हैं ना, वो ऐसे सदिश होते हैं जिनका प्रारंभिक व अंतिम, मतलब जिनका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु इनका होता है। जैसे मान के चलिए ये आपके पास कोई वेक्टर है, तो ये यहां से स्टार्ट होता है इनिशियल, और यहां पर ये एंड हो जाता है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, फाइनल बोल देते हैं। तो इस प्रकार के वेक्टर जिनका अपन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अपन डिफाइन कर सकते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कोई पार्टिकल है जो कि यहां से चलना स्टार्ट हुआ ए से, और इस प्रकार से इस पाथ से, इस रास्ते से यूं चलते चलते फाइनली इस प्रकार से इस बी पर पहुंच जाता है। तो ध्यान से देखना, ये ए से बी तक पहुंच जाता है, तो ए से बी को मैं मिला दूंगा डायरेक्टली, तो ये आपके पास एक वेक्टर बन जाएगा। अब इस वेक्टर का ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल, ये तो क्या हो जाएगा आपके पास इनिशियल प्रारंभिक, और ये आपके पास फाइनल हो गया अंतिम। तो इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अपने को मालूम है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। इसके बाद में दूसरा अपन देखते हैं अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश, तो अक्षीय सदिश होते हैं, इनकी डायरेक्शन इनका व्यवधान से एक तो कोई भी प्रारंभिक
वह अंतिम बिंदु नहीं होता है, और एक इनकी जो दिशा होती है वो होती है आपकी अक्ष के अनुदिश। ठीक है ना। जैसे कौन कौन से वेक्टर होते हैं, एक तो आपके पास में कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, बलागुण आदि। तो इन सब को अपन क्या बोलते हैं, अक्षीय सदिश बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं, मान के चलिए कोई पार्टिकल है जो कि इस प्रकार से इस वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ठीक है ना, यूं गति कर रहा है। तो ये अपना जो दाहिना हाथ है ना, ऊपर से देख रहे हैं तो पार्टिकल इस प्रकार से, ऊपर से देखने पर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है। तो दाहिने हाथ की अंगुलियों को इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूं घुमाएंगे तो अपना जो अंगूठा है वो अपने को किसकी डायरेक्शन देगा बताओ, कोणीय वेग की और कोणीय संवेग की डायरेक्शन देगा। तो इसका जो कोणीय वेग और कोणीय संवेग है वो किधर की तरफ हो जाएगा, इस प्रकार से अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। इसको ऊपर भी इस प्रकार से डॉटेड कर दो, नीचे भी डॉटेड कर दो, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पे एंड हो रहा है अपने को कोई मालूम नहीं। इसकी डायरेक्शन है वो अक्ष के अनुदिश है बस। तो यही तो आपके पास ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी कोणीय वेग की, और यही आपके पास कोणीय संवेग एल वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना। ये दूसरा सदिश हो गया। इसके बाद है तीसरा सदिश। तीसरे सदिश होते हैं समान सदिश। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, समान सदिश होते हैं उनका परिमाण समान, और इनकी दिशा भी क्या होती है, समान। मतलब एक तो ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया। इसको अपन बोलते हैं ए वेक्टर, इसको अपन बोलते हैं बी वेक्टर। दोनों का परिमाण भी बराबर, दोनों की दिशा भी बराबर है। तो इस स्थिति में आप लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास है, बी वेक्टर। फोर्थ होता है आपके पास में समांतर सदिश। तो इनका परिमाण की कोई नियम नहीं होता, इनकी दिशा होती है ना वो क्या होती है, समान होती है। जैसे ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, ए वेक्टर, इसको अपन क्या बोलते हैं, बी वेक्टर। तो अगर इसके अंदर मैं लिख देता हूं ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, बी वेक्टर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ए और बी तो बराबर नहीं है। ए और बी के बीच में बराबर का चिन्ह तो तभी लगेगा जब दोनों का परिमाण भी बराबर हो। तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू बी वेक्टर। तो यहाँ पर आपके पास बच्चों एन कोई संख्या है जिसको अगर आपने बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक के बराबर हो जाता है। तो बी को एक के बराबर करने के लिए अपने को किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिएगा ये इसका आधा है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा। या अगर इसका 1/4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बराबर क्या देगा आपके पास, एन हो जाएगा। क्या देगा, तो ए वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास, एन इंटू बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अपने सदिशों के प्रकार में ध्रुवीय सदिश अपने पढ़ लिए, अक्षीय सदिश अपने पढ़ लिए, समान सदिश और समांतर सदिश अपने डिस्कस कर लिए हैं। तो ध्यान से देखना, देखो स्टूडेंट्स, अब तक अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं, अक्षीय सदिश क्या होते हैं, समान सदिश क्या होते हैं, समांतर सदिश क्या होते हैं। 5वें नंबर पे अपन डिस्कस करते हैं विपरीत सदिश। तो विपरीत सदिश क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर्स, इनका जो परिमाण होता है वो तो क्या होता है, समान, और इनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, नाम से पता चल रहा है विपरीत। तो ये तो आपके पास क्या जाएगा, ए वेक्टर, और इसको अपन क्या बोलेंगे, बी वेक्टर। दोनों की लंबाई बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर, अगर अपने बी वेक्टर लिख दिया तो गलत है, माइनस का बी वेक्टर लिख देंगे। तो ए वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास, माइनस का बी वेक्टर देगा। इसके बाद में 6th
अपन डिस्कस करते हैं समांतर सदिश, सॉरी प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश यानी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास बी वेक्टर हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास है बी वेक्टर। अब अगर इसके आगे मैंने माइनस का साइन लगा दिया तो माइनस के साइन से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि माइनस का साइन तो ये बताता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, वो तो चलो अपने को दिख ही रही है, बट इनका परिमाण बराबर नहीं है। इसके लिए आपको n को क्या करना, b को आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास माइनस एन बी वेक्टर, तो इसको अपन बोल देंगे प्रति समांतर सदिश। इसके बाद में 7वें नंबर पे अपन देखते हैं, इनको अपन बोलते हैं सह प्रारंभ सदिश। मतलब ये सारी सारी क्या करते हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। जैसे मतलब ये आपके पास पॉइंट हो गया, यहीं से आपका ए वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, यहीं से बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, यहीं से आपका सी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और यहीं से आपका डी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं? सह प्रारंभ सदिश बोलते हैं, यानी को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है ना। इसके बाद में 8वें नंबर पे अपन डिस्कस करते हैं, क्या होता है आपके पास है समतलीय सदिश। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, दो सदिश होते हैं वो हमेशा समतलीय होते हैं। कोई भी दो वेक्टर वो हमेशा किसी न किसी तल का निर्माण करते हैं। तो यहां पे जो दो सदिश है वो तो क्या होते हैं, वो तो होते हैं हमेशा समतलीय। ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई भी तल है, बोर्ड का तल हो गया, ये तो आपके पास है ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास है बी वेक्टर हो गया और ये आपके पास है सी वेक्टर हो गया। ये तीनों वेक्टर ध्यान से देखना इस बोर्ड की तल में रखे हुए, तो इन तीनों वेक्टर्स को अपन क्या बोल देंगे? समतलीय सदिश बोल देंगे। क्या बोल देंगे? समतलीय सदिश बोल देंगे। ठीक है ना। तो ये आपके पास समतलीय सदिश हो गए, एक ही तल में जो स्थित होते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला अपन डिस्कस करते हैं, एक होता है बच्चों शून्य सदिश, इसको अपन बोलते हैं नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर। ठीक है ना। जैसे ए वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास माइनस का बी वेक्टर, इसको मैं इधर की तरफ ले आता हूं, तो ए वेक्टर प्लस क्या देगा आपके पास है बी वेक्टर बराबर आपने जीरो लिख दिया, ये तो गलत हो गया। इस जीरो पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आपके पास जीरो वेक्टर देगा। ठीक है ना। दो सदिशों को जोड़ने से या घटाने से अगर आपको जीरो मिलता है तो वो जीरो एक शून्य सदिश होता है, इस पर आपको वेक्टर लगाना पड़ता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? शून्य सदिश बोलते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसका परिमाण कितना होता है? परिमाण तो होता है इसका शून्य। और बच्चों इसकी जो दिशा होती है ना वो क्या होती है? वो होती है यादृच्छिक होती है। क्या होती है? यादृच्छिक। तो ये आपका शून्य सदिश हो गया। ठीक है ना। और इसके बाद में एक एकांक सदिश होता है जो मैं आपको बता चुका हूं, यूनिट वेक्टर। जैसे ए केफ, इसका परिमाण तो कितना होता है बताओ? एक, और इसकी जो दिशा होती है वो होती ए वेक्टर के समांतर। ठीक है ना। और ये अपन कैसे पता करते हैं ये भी आपको मालूम है कि ए के बराबर क्या होता है आपके पास? ए वेक्टर अपॉन ए होता है। ए वेक्टर को अपन लिख सकते हैं ए एक्स आई केफ ए वाई जे के प्लस ए जेड के के। और ए को अपन क्या लिख सकते हैं? ए को अपन लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, इन सबको जोड़ करके रूट कर देना, तो ये आपके पास ए के बनेगा।
तो ध्यान से देखना, देखो स्टूडेंट्स, ये अपना सदिशों का प्रकार ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो वेक्टर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अपन ने कंप्लीट फिनिश कर दिया है। और तो अब तक अपन वेक्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है, दिशात्मक गुण के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, विद्युत धारा कैसी राशि होती है, और उसके बाद में सदिश है, इसके अंदर मैंने एकांक, उसके बाद में सदिश को किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपण, ठीक है ना। और उसके बाद में जो इसका हेड टेल वो भी मैंने आपको बताया था। और इसके बाद में सदिशों के प्रकार ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो कुल मिलाकर के अपन 10 प्रकार है सदिशों के, जो 10 टाइप्स है वो टाइप्स अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे और बाकी अपन अगले लेक्चर पर वेक्टर वाला जो चैप्टर है वो अपन आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने आपको मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन टिक करवा रखे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के, वो क्वेश्चंस बच्चों आप करते रहे। स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी स्टेज आपको लाइन से करनी है। बट जो क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवाए हैं वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो सारे जो क्वेश्चंस है मैं आपको बोर्ड पे सोल्व कराऊंगा। मेन लीडिंग क्वेश्चंस आपके वही है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आज मैंने करवा दिए हैं, बाकी मैं आपको करवाता रहूंगा वो क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसके बाद में अपन बाकी अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बढ़िया एकदम स्टडी करते रहिएगा, ठीक है ना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का एकदम बिल्कुल सही तरीके से सदुपयोग करें। आपका एक एक मिनट है वो कीमती है, बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।